नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने इस देश की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है उत्तर से उठे एक तूफान की, यानी तुर्क आक्रमणों की एक ऐसी लहर जिसने भारत की सियासत और समाज दोनों की जड़ों को हिला दिया था। अब देखिए, ये कहानी दो तुर्क हमलावरों की है। दोनों भारत आए, लेकिन दोनों के इरादे जमीन आसमान का फर्क था उनमें। एक आया था सिर्फ खजाना लूटने और दूसरा आया था यहां हुकूमत करने। और उनके इन्हीं अलग अलग इरादों ने हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? असल में अरबों के आक्रमण के कोई 300 साल बाद, सदियों की एक तरह की खामोशी के बाद, मध्य एशिया में एक नई और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक ताकत सिर उठा रही थी। ये थे तुर्क। देखिए, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ था, पर उसका असर एक सीमित इलाके तक ही रहा। उसके बाद लगभग 300 साल काफी हद तक शांति थी। लेकिन फिर 1000 ईस्वी के आसपास एक नया बवंडर तैयार होना शुरू हुआ। ये थे तुर्क, मध्य एशिया के वो लड़ाके कबीले जिन्होंने नया नया इस्लाम अपनाया था और जिनकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। और इसी तूफान के बीच से निकले दो चेहरे जिनकी कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। थे तो दोनों ही हमलावर, लेकिन एक का मकसद था लूटना और दूसरे का मकसद था राज करना। एक लुटेरा था तो दूसरा एक साम्राज्य बनाने वाला। और बस यही फर्क भारत का भविष्य तय करने वाला था। तो चलिए पहले किरदार से मिलते हैं, महमूद गजनवी। इतिहास में इसका नाम लूट और तबाही का दूसरा नाम बन गया है। महमूद का मकसद एकदम साफ और बेहद क्रूर था। देखिए, महमूद को भारत में राज करने का कोई इरादा था ही नहीं। उसका तो बस एक ही मकसद था, यहाँ के मंदिरों और शहरों की जो बेहिसाब दौलत थी उसे लूटना और उस दौलत से अपने मध्य एशियाई साम्राज्य यानी गजनी को और भी मजबूत बनाना। और इसी काम के लिए सोचिए, उसने 27 सालों में 17 बार हमले किए। उसकी विरासत हुकूमत की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तबाही की थी। और अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद कहीं ज्यादा असरदार किरदार पर, मोहम्मद गोरी। महमूद के ठीक उलट, गोरी की आंखों में सिर्फ दौलत की चमक नहीं थी, बल्कि यहां एक सल्तनत बनाने का सपना था। गोरी का इरादा बिल्कुल साफ था। वो यहां सिर्फ लूटने नहीं आया था, वो यहां एक मजबूत सल्तनत की नींव रखना चाहता था। उसका लक्ष्य था यहां के राजाओं को हराना और एक ऐसा साम्राज्य बनाना जो सदियों तक कायम रहे। उसके तरीके सिर्फ लूटपाट नहीं, बल्कि सोची समझी जंग की रणनीति थी। और उसी की विरासत बनी दिल्ली सल्तनत, जिसने आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया। तो फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है ना? एक तरफ गजनवी जिसका मकसद सिर्फ दौलत, और दूसरी तरफ गोरी जिसका मकसद हुकूमत। गजनवी के हमले एक गहरे जख्म की तरह थे जो शायद वक्त के साथ भर भी जाते, लेकिन गोरी का हमला वो बीज था जिसने भारत की सियासी जमीन को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए एक बार फिर महमूद गजनवी पर लौटते हैं और उसके सबसे बदनाम हमले की बात करते हैं। एक ऐसा हमला जो सिर्फ दौलत की लूट से कहीं बढ़कर था। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उसी दौर का एक महान स्कॉलर भारत को किस नजर से देख रहा था। साल था 1025। महमूद गजनवी ने अपना सबसे भयानक और विनाशकारी हमला किया और उसका निशाना था गुजरात का विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ पर यह हमला सिर्फ एक मंदिर की लूट नहीं था, ये उस दौर के भारत के आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। इसने सिर्फ बेहिसाब दौलत ही नहीं लूटी, बल्कि ये उस वक्त के भारतीय राजाओं की नाकामी का एक क्रूर प्रतीक बन गया कि वो अपने सबसे पवित्र स्थानों की भी रक्षा नहीं कर पाए। और कमाल की बात देखिए, ठीक इसी दौर में महमूद के साथ एक महान फारसी विद्वान भारत आया था, अल-बरूनी। उसने अपनी किताब उल हिंद में जो लिखा वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। उसने लिखा कि भारतीय ये मानते हैं कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं, और उनके ज्ञान जैसा कोई ज्ञान नहीं है। एक तरह का बौद्धिक घमंड था जिसने उन्हें बाहरी दुनिया से काट दिया था और शायद आने वाले खतरों से भी अनजान बना दिया था। अब कहानी का रुख मोहम्मद गोरी की तरफ मोड़ते हैं और उन दो लड़ाइयों की बात करते हैं जिन्होंने उत्तरी भारत की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। ये इतिहास का वो मोड़ था जहां सब कुछ दांव पर लगा था। जरा सोचिए, कैसे सिर्फ एक साल के अंदर बाजी पूरी तरह से पलट गई।
1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बुरी तरह से हराया। गोरी जख्मी हालत में मैदान छोड़ के भाग गया। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 में वही गोरी पूरी तैयारी के साथ वापस लौटा और इस बार जीत उसकी हुई। तो सवाल उठता है कि भाई सिर्फ 1 साल में ऐसा क्या बदल गया? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल में। देखिए, पहली लड़ाई जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने भागते हुए गोरी का पीछा करके उसे खत्म नहीं किया। माना जाता है कि ये उस वक्त की राजपूत युद्ध परंपराओं के हिसाब से एक दरियादिली थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती साबित हुई, क्योंकि गौरी ने उस 1 साल का इस्तेमाल अपनी हार से सबक सीखने में किया, अपनी फौज को फिर से तैयार किया और 2 गुनी ताकत से वापस हमला करने के लिए लौट आया। और तराइन की दूसरी लड़ाई का जो नतीजा निकला वो सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, नहीं, वो एक नए दौर की शुरुआत थी। यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। तराइन में जीतने के बाद गोरी ने जीते हुए इलाकों की जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी और खुद वापस लौट गया। कुछ साल बाद जब गोरी की हत्या हो गई तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में खुद को एक आज़ाद हुक्मरान घोषित कर दिया और इस तरह भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि तराइन की दूसरी लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इसी एक जीत ने भारत में सदियों तक चलने वाले मुस्लिम शासन का दरवाजा खोल दिया, जिसकी शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत से। और आखिर में एक सवाल हमारे लिए रह जाता है, क्या उत्तर से आया ये तूफान सिर्फ तबाही और बर्बादी ही लाया था, या फिर इसने अनजाने में ही सही एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति के बीज भी बो दिए जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? इस पर जरूर सोचिएगा।